गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 3 सेटलमेंट के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड देन महलवाड़ी सेटलमेंट। आज हम इकोनॉमिक पॉलिसीज देखेंगे ब्रिटिशर्स की, जिसने कि इंडियन मार्केट को रेन कर दिया। इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी थी? तो इकोनॉमिक पॉलिसीज की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहली इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम देखेंगे 3 फेज में डिवाइड है। इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी 3 फेज में डिवाइड है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 स्टार्ट हुआ 1600 से, जब ब्रिटिशर्स इंडिया की तरफ आए। अब ब्रिटिशर्स इंडिया की तरफ जब आए थे, आप सभी को मैंने बताया एक कंपनी के रूप में आए थे। एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया में आई। क्लियर? 1600 से लेके ऑलमोस्ट 1800 तक जो है आपका वो है फेज 1। फेज 1 में क्या हुआ? जब वो यहाँ पे आए, वो आए क्यों इंडिया? ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उनको क्या चाहिए थी? स्पाइसेस, कॉटन चाहिए था उनको। क्लियर? अब जब वो यहाँ आए तो अपने साथ वो लेके आए गोल्ड एंड सिल्वर। वो क्या लेके आते थे? गोल्ड एंड सिल्वर। फ्री में तो हम कुछ देंगे नहीं उनको। गोल्ड एंड सिल्वर लेके आते थे वो लोग, और बदले में ले जाते थे हमसे स्पाइसेस एंड कॉटन। एंड गोल्ड एंड सिल्वर को बोला जाता था बुलियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि बुलियन क्या होता है। तो बुलियन क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर को कहा जाता है बुलियन। क्लियर? तो वो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर लेके आएंगे और यहाँ से वो लोग कॉटन एंड स्पाइसेस ले जाएंगे। देखिए इंडिया में बहुत गोल्ड एंड सिल्वर था। आपको याद होगा इंडिया को कहा जाता है सोने की चिड़िया। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इंडिया में गोल्ड की कमी नहीं थी। क्लियर? चलिए आगे देखिए। फेज 1 1600 से लेके 1800 तक गोल्ड एंड सिल्वर कहा जाएगा बुलियन। अब हुआ क्या? आप सभी को ध्यान होगा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, और इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनको दीवानी राइट मिल जाता है। और दीवानी राइट मतलब राइट ओवर रेवेन्यू। क्लियर? इनको मिल गया दीवानी राइट। दीवानी राइट मतलब कलेक्शन का राइट मिल गया इनको, कि ये कलेक्ट कर सकते हैं। क्या कलेक्ट कर सकते हैं? ये लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और कहाँ पे? बंगाल में। क्लियर? अब हुआ क्या? खुद सोचिए, ये लोग यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या गोल्ड सिल्वर लेके आएंगे इंडिया? आंसर इज नो। अब क्या करेंगे? ये इन्होंने जो यहाँ पे गोल्ड, जो यहाँ पे इन्होंने टैक्स को कलेक्ट किया है, वो इसी से खरीदेंगे स्पाइसेस एंड कॉटन, एंड अपने देश में जाके बेचेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब उन्होंने क्या किया? आफ्टर दीवानी राइट, जब उनको दीवानी राइट मिल गया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर लाना बंद कर दिया। और उन्होंने क्या किया? यहीं पे जो टैक्स कलेक्ट किया, उसी पैसे से यहाँ पे चीजें खरीदी और फिर अपने देश में जाके बेची। और इसको बोला गया इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। इसको बोला गया इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। ये क्या था? कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट था। क्लियर? तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। चलिए ये है आपका फेज 1। तो फेज 1 में क्या हुआ? स्टार्टिंग इनिशियली में तो वो गोल्ड एंड सिल्वर लेके आए थे, बट बाद में उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर लाना बंद कर दिया। फेज 2 देखते हैं, ध्यान रखिएगा। फेज 2 क्या है आपका? फेज 2, यस, फेज 2 कब से कब तक चला? फेज 2 जो आपको चलेगा वो चलेगा 1800 से लेके 1860 तक। 1800 से लेके 1860 तक आपका चलेगा फेज 2। और क्या हुआ इस फेज 2 में? इस फेज में काफी चीजें हुई। देखिए अभी तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा। मोनोपोली मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसके पास राइट था कि वो इंडिया में आके ट्रेड करे। बाकी किसी भी कंपनी के पास ट्रेड करने का राइट नहीं था। अब देखिए कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लग गया, तो बाकी क्या हुआ? बाकी कंपनी ने ये बोला कि हमें भी इंडिया में जाना है और इंडिया में जाके ट्रेड करना है। और 1813 में इंडियन मार्केट को सबके लिए खोल दिया गया एक्सेप्ट टी एंड चाइना। ये हम पढ़ेंगे अपनी पॉलिटिकल क्लासेस में, पर अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा। 1813 में इंडियन मार्केट को सबके लिए खोल दिया गया कि कोई भी इंडिया में आइए और ट्रेड कीजिए। इससे पहले इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ पे ट्रेड करती थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद क्या हुआ? देखिए इसको बोला गया है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इस फेज को बोला गया है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, 2 तरीके के विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजी है। एक कैपिटलिस्ट और दूसरे आपके सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट बोलेंगे सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट,
क्लियर, सब कुछ प्राइवेट हो। और आपके जो सोशलिस्ट होते हैं वो बोलेंगे कि इक्वालिटी, सब में इक्वल चीज़ें बटे। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट भी आपका पॉलिटी का है, तो आपको जब पॉलिटी क्लासेस होंगी वहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैपिटलिस्ट क्या होते हैं और सोशलिस्ट क्या होते हैं। अभी के लिए बस ध्यान रखिएगा, कैपिटलिस्ट एक क्लास डेवलप हुई इस टाइम पीरियड पे, जो कि क्या बोला कि इंडिया में जाएंगे और हम भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, इंडिया में आके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है। चलिए, अब क्या हुआ आपका, कौन इंडिया है, बाकी सारी कंपनीज भी। कौन सी क्लास थी, कैपिटलिस्ट क्लास। क्लियर, अब इंडिया की जो इकोनॉमी है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूइन कर दी। यहाँ से स्टार्ट हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, ये थ्योरी क्या थी, देखिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब यहाँ से पैसे जाने शुरू हो गए। कैसे जाने शुरू हुए, देखिए इस चीज़ को। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अभी तक ब्रिटिशर्स यहीं पे सामान खरीदते थे, ठीक है। यहाँ से उन्होंने खरीदा रॉ मटेरियल, यहाँ से उन्होंने खरीदा रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल को ले गए वो अपने वहाँ। क्लियर, अपने वहाँ ले गए, और वहाँ क्या किया उन्होंने, वहाँ उन्होंने फाइनल गुड्स बनाए, और फाइनल गुड के बाद दोबारा इंडिया के उसको बेचा। इंडिया में जो रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं काफ़ी चीप प्राइस में ले जाते थे। क्लियर, वहाँ जाके वो काफ़ी अच्छे दामों में बेचते थे, जिनको ये अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेती थी। ये कंपनीज जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती थी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हुआ क्या, इन्होंने कस्टम ड्यूटी को मैनिपुलेट किया। कस्टम ड्यूटी को इन्होंने मैनिपुलेट किया। कैसे किया, देखिए इस चीज़ को। कस्टम ड्यूटी होती क्या है, मान लीजिए कि अगर इंडिया का कोई गुड है वो कहीं बाहर जाएगा तो वो टैक्स, वो कंट्री उसमें टैक्स लगाएगी, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। मान लीजिए इंडिया में कोई चीज़ आ रही है जो कि बाहर के देश की आ रही है, तो होगा क्या, टैक्स लगाए जाएंगे उस पर। मान लीजिए कि यूएसए से कोई चीज़ आ रही है वो 100 रुपीज़ की है, जब वो हमारे बॉर्डर में पहुंचेगी तो उसमें क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। मान लीजिए 20% टैक्स लग गया, तो कितनी की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। ब्रिटिशर्स ने देखिए क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो भी ब्रिटेन का गुड था, जो कि ब्रिटेन का गुड था, जो कि ब्रिटेन का गुड इंडिया आएगा, इसमें तो इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने बोला कि कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, मतलब 0% टैक्स। क्लियर, या फिर बहुत नॉमिनल टैक्स। इट मीन्स अगर ब्रिटेन में 100 रुपए की कोई चीज़ है वो इंडिया आ रही है तो इंडिया में भी 100 की ही मिलेगी। क्यों किया, ये इंडिया का मार्केट कैप्चर करने के लिए। क्लियर, और अगर कोई इंडिया की चीज़ है और ब्रिटेन में जा रही है तो उसमें बोल दिया कि आपको 20-30% टैक्स लगेगा। क्लियर, यहां से देखिए क्या हुआ, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है। इंडिया की गुड जो बिल्कुल भी नहीं बिक रहे हैं, इंडिया का बिल्कुल क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट रुइन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये लोग कस्टम ड्यूटी मैनिपुलेट करते थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया इंडिया को कि आप क्या लगाएंगे, कैश क्रॉप। ध्यान रखिएगा, एक आपकी हो गई फूड क्रॉप और दूसरी आपकी होती है कैश क्रॉप। और कैश क्रॉप क्यों लगाएंगे, क्योंकि इससे आपको पैसे मिलेंगे। क्लियर, लाइक शुगर केन, लाइक कॉटन, ये क्या है, आपकी कैश क्रॉप है। तो कैश क्रॉप का जो एरिया है उसको इंक्रीज किया गया। इससे क्या हुआ, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमाइन आने लग गए, भुखमरी इंडिया में छा गई। क्लियर, इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने यह भी बोला कि हम एक ऐसी क्लास बनाएंगे, ठीक है, जो कि इंग्लिश बोलती हो। कुछ लोगों को हम एजुकेट करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए, और इनको भर्ती किया गया एज अ क्लैरिकल। तो क्लैरिकल पोस्ट के लिए इन्होंने बोला कि हम कुछ लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, बस दैट्स इट। ये था आपका फेज 2। चलिए फेज 3 की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिया में बिल्कुल भी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया। इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी, सारी की सारी इंडस्ट्रीज कहाँ लगी, ब्रिटेन में। यहाँ से क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल, वहाँ से क्या आ रहा है, फाइनल गुड्स। क्लियर, इंडिया का मार्केट पूरी तरह से रिन हो गया। क्लियर, चलिए आगे देखिए। अब बात करेंगे हम फेज 3 की, जो है आपका फाइनेंस कैपिटलिज्म। देखते हैं फाइनेंस कैपिटलिज्म क्या है। यस, फेज 3। फेज 3 कब से कब तक चलेगा, फेज 3 इसको बोला गया फाइनेंस कैपिटलिज्म। फेज 3 कब से कब तक चला था, 1860 से लेके 1947 तक। अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपके यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट क्यों करी गई थी, ये भी सिर्फ ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करी। करीब करीब ऐसा बोला जाता है कि 1947 तक इन्होंने सिर्फ 500 मिलियन पाउंड्स ही इन्वेस्ट करे इंडिया में, और ये भी सिर्फ 4 चीज़ों में इन्होंने इन्वेस्ट किए। और ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले रेलवे में, आपको पता है रेलवे लाइन बनाई गई। बैंकिंग में, इरिगेशन एंड इंश्योरेंस,
एंड इंश्योरेंस। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 चीज़ों में इन्होंने इन्वेस्ट करा, रेलवे, बैंकिंग, इरिगेशन एंड इंश्योरेंस। ये भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, देखिए रेलवे में क्यों किया इन्होंने इन्वेस्ट। रेलवे में जो लाइंस इन्होंने बिछाई वो सिर्फ इसलिए बिछाई कि भाई हम इजीली रिमोट एरियाज तक पहुंच पाए, हम इजीली जो भी रॉ मटेरियल है वो पोर्ट तक ला पाए, ताकि पोर्ट से वो अपने देश में ले जा लें। सिर्फ इसलिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, दैट्स इट। क्लियर। चलिए, इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, और आपको हम गारंटीड रिटर्न देंगे, वो भी प्रॉफिट के साथ। यहाँ के लोगों को बोला गया ये चीज़। क्लियर। और इससे क्या हुआ, इंडिया में और ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई। तो फेज 3 है आपका फाइनेंस कैपिटलिज्म। इसके बाद एक टर्म आपको एक्सप्लेन करनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती है, जिसका नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए ब्रिटेन में तो क्या आया, ब्रिटेन में आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता चल गया, इंडस्ट्रीज बनी। इंडिया में क्या इंडस्ट्रीज बनी, नहीं बनी, उल्टा इंडिया का मार्केट और गिर गया। ये टर्म आप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है कि आपकी जो ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज है वो नीचे जा रही है। आपकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज हैं, जैसे आप हाथ से कोई चीज़ करते हो, बुनते हो, ये ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज आपकी नीचे जा रही है और साइमल्टेनियसली ग्रोथ हो रही है किसकी, मॉडर्न फैक्ट्रीज की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब आपकी जो ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज है, ट्रेडिशनल चीज़ें आपकी नीचे जा रही है और साइमल्टेनियसली ग्रोथ हो रही है किसकी, मॉडर्न चीज़ों की। क्लियर। अब एक टर्म जो इंडिया में हुई वो थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होगा, आपके ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज तो नीचे गई बट साइमल्टेनियसली ये ग्रोथ जो होनी थी ये नहीं हो पाई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होगा, जो आपकी ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज है वो नीचे गई पर आपकी साइमल्टेनियसली ग्रोथ नहीं हो पाई, किसकी, मॉडर्न फैक्ट्रीज की। इस टाइम पीरियड पे इंडिया में कोई फैक्ट्री लगी ही नहीं। इवन इंडिया में जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई जाती है एक ही, टिस्को 1907। क्लियर। इसके अलावा इंडिया में कोई भी ना पावर प्लांट लगा, ना कोई फैक्ट्री लगी, कुछ भी नहीं हुआ। पहली स्टील फैक्ट्री हमारी लगती है 1907 में और उसके बाद भी कोई फैक्ट्री नहीं। क्लियर। ध्यान रखिएगा, जब 1947 में ये लोग हमें छोड़ के जाते हैं ब्रिटिशर्स, उसके बाद हम फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट करते हैं, हम लोग डेवलप होना उसके बाद शुरू करते हैं। इस टाइम पीरियड पे इंडिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्लियर। चलिए, ये चैप्टर आपका यही तक है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे आपके एक बहुत ही तगड़ा रिवोल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चलिए, थैंक यू सो मच।